हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी मित्रों का JPRS क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आपको मालूम है इस समय कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी में अनेक प्रकार की कुछ व्यक्तिगत व पारिवारिक परेशानियों के कारण या कुछ समय अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आज अपन बात करेंगे रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन है उसी में आपका एक टॉपिक आप ले सकते हैं जैवमंडल एवं भूधर से। तो जैवमंडल एवं भूधर से के बात करें तो जैवमंडल पहली बात तो है जैवमंडल कहते किसे हैं। तो पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ अपना जीवन संभव है यानी जहाँ अपना जीवन जी सकते हैं उसे अपन कहेंगे जैवमंडल। उसी के समकक्ष पृथ्वी का वह ठोस सतह को यानी जहाँ पृथ्वी की ठोस सतह जहाँ धरातल यानी भूमि पर अपन रह रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे, स्थलमंडल। तो आज अपन बात करेंगे जैवमंडल की। इसी में एक हमारा जहाँ जीवन संभव उसको जैवमंडल और जहाँ अपन रह रहे जाए भूमि धरातल का वो ठोस भाग उसको अपन स्थलमंडल कहते हैं। और जलीय भाग को अपन जलमंडल और धरातल के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ विभिन्न गैसें पाई जाती हैं उसको अपन क्या कहेंगे, वायुमंडल। तो खाद्य श्रृंखला है। पहले पहले तो इसमें बात करेंगे अपन जो रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने अपन उसी की बात करेंगे। तो खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला एक एक जाल है। तो उसमें अपन क्या कहेंगे कि जैसे जैसे यहाँ आपको देखो मैंने बता रखा है, ये आपका सूर्य है। सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य के प्रकाश के विकिरण से या प्रकाश की किरणों के कारण जो हमारी जो धरातल पर है घास, यानी जो पहले अपन बात करें इसमें उत्पादक कौन होगा, घास। सूर्य की जहाँ किरण पड़ेगी जिसे अपन जल देते हैं उसको ताप भी चाहिए। तो घास घास आपका हो गया उत्पादक। घास को जो अपने एक श्रृंखला बनाते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत, तो वो घास को क्या खाएगा, घास को खाए तो कोई भी शाकाहारी जंतु खाएगा। और शाकाहारी जंतु में बात करें तो टिड्डा, यानी इसमें जो शाकाहारी जंतु में बात करें जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे क्योंकि घास है वो क्या है, उत्पादक है। उत्पादक को जो इसको खाएगा यानी प्राथमिक जो शाकाहारी है वो खाएगा। तो शाकाहारी में बात करें तो प्राथमिक इसको टिड्डा है वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और फिर टिड्डे को अपन बात करें को टिड्डे को जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि टिड्डे को क्या खाया, चूहे ने टिड्डे को खा लिया तो ये आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और फिर चूहे को सांप या बाज ने खा लिया तो यह आपका क्या हो गया, ये एक मांसाहारी हो गया वैसे तो। और सांप या बाज ने क्या है, चूहे को खाया तो ये आपका तृतीय उपभोक्ता। और इसके बाद में लास्ट में जो आपका आता है अपकटक। तृतीय उपभोक्ता में जैसे आप ऐसे भी ले सकते हो, इसमें जैसे यहाँ सांप आ गए तो सांप को बाज ने खाया तो ये आपके दोनों ही तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। सांप को बाज खाएगा तो वो भी आपका तृतीय उपभोक्ता में आएगा। और फिर इन सभी पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें जैसे आपका प्राथमिक जो उत्पादक है और लास्ट का जो आपका तृतीय उपभोक्ता है ये मांसाहारी है, इसको अपन मिलाएंगे तो लास्ट में जो मृत्युप्रांत जीव है यानी मिट्टी में जिसको अपन मिला देते हैं यानी वो मिट्टी में मिल जाता है और उसे एक उस जगह एक नए कुछ जैसे छोटा कोई पौधा है या किसी का भी वहाँ अनेक पेड़ पौधे या कुछ उग जाते हैं तो उनको अपन क्या कहेंगे लास्ट में अपघटक जीव। तो यह आप ध्यान रखेंगे। इसी के समकक्ष अपन दूसरे आगे बात करें तो स्थल स्वरूप, पृथ्वी का स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप में बात करें तो भी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जहाँ पर निवास कर रहे हैं उसको अपने स्थल स्वरूप में कहेंगे। तो इसमें पहला अपन लेंगे पर्वत, यानी पर्वत वर्तमान की बात करें तो पर्वत क्या है, पर्वत पठार मैदान समुद्र तटीय मैदान द्वीप ये क्या है। तो इन्हीं के अपन पहली बात करें तो पर्वतों में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मोस्टली इंपॉर्टेंट, तो उसमें यह है कि जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें पर्वतों में तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अपन धरातल से यानी स्थल भाग से ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 8,848 मीटर है। और ये किस श्रेणी की है, ये हिमालय श्रेणी की है। यानी तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो आपकी ये हिमालय श्रेणी की चोटी है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। इसी के समकक्ष अपन मीनाकी पर्वत की बात करें तो प्रशांत महासागर में समुद्र तल से 10,205 मीटर ऊंचा है क्या, मीनाकी पर्वत। और लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। लेकिन इसकी एक जो महत्वपूर्ण बात वो क्या है कि इसका अधिकांश भाग क्या है, समुद्र में डूबा हुआ है। तो ये आपका मीनाकी पर्वत हो गया। अब इसी में आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक हो गया आपका पवन विमुखी और एक हो गया पवनमुखी।
तो पवनमुखी की बात करें तो पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं, यानी पर्वतों के जिस भाग में बादल वर्षा करते हैं, तो वो यानी उसके मुख के सामने वर्षा करना, वो तो हो गया आपका पवनमुखी। और पवन विमुखी की बात करें तो पर्वतों की दूसरी तरफ जहाँ बादल वर्षा करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, पवन विमुखी, यानी पर्वतों के विपरीत। आइए बात करें वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ किसे कहते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है। एक होता है वृष्टि छाया, दूसरा जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ वर्षा कम होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पठार, अभी मैंने बताया था पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तटीय मैदान की बात करेंगे तो पठारों में खनिज के भंडार अधिक होते हैं। यानी पठारों में बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्या है, खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा अपन खनिजों की प्रधानता की बात करें तो उसमें लोहा व कोयला प्रमुख माना गया है। तो पर्वतों के खनिजों के भंडार सबसे अधिक, यानी पठारों में खनिजों के भंडार है वो कहाँ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पठार में, पठारी भाग में। बात करें मैदानी भाग की तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का समतल वह भूभाग, तो समतल भूभाग को अपन क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। इसी के हिसाब से तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे, जैसे आपका भारत का मैप है तो ये आपका नीचे वाला मैदान है, तो ये आपका तटीय एरिया आ गया। तो तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्र है उसको अपन तटीय मैदान कहेंगे। आंतरिक मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करते हैं उसको अपन आंतरिक मैदान कहते हैं। सदावहानी या नित्यवाहिनी नदियाँ, सदावहानी नित्यवाहिनी जो वर्ष भर बहती रहती हैं। सदावहानी अपन नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, या आपकी सदावहानी व नित्यवाहिनी नदियाँ हैं। और मौसमी नदियाँ जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं, उसमें आपका उदाहरण इसमें दे रखा है पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी, जो अपने राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी। तो ये आपकी क्या है, मौसमी नदी है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि केवल वर्षा ऋतु में बहना हुआ आपकी मौसमी नदी हो गई। और वर्ष पर्यंत यानी वर्ष भर बहती रहती है ये सदावाहिनी नित्यवाहिनी नदियाँ होगी, जिसमें चंबल, गंगा, यमुना, ये सब नदियाँ आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। फिर बात करते हैं सी के अकॉर्डिंग, अपने सी से रिलेटेड नदी का बेसिन। नदी का बेसिन यानी बेसिन का क्या अर्थ है, स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी, कोई भी एक नदी हो गई और उसकी सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है। तो उसमें अपन क्या कहेंगे कि स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियाँ बहती है। जैसे बात करें कि गंगा वो उसकी सहायक नदियाँ, तो मुख्य नदी इसमें क्या हो गई, गंगा हो गई। और उसके सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, चंबल, सोन, इनकी सहायक नदियाँ हो गई। तो अपन बेसिन किसे कहेंगे कि स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियाँ बहती है, उसका अर्थ है आपका बेसिन। तो गंगा इसका मुख्य नदी हो गई, गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, चंबल और सोन नदियाँ हो गई, तो उसको अपन बेसिन कहेंगे। फिर बात करें अपन तट किसे कहते हैं, तो समुद्र के किनारे स्थित स्थल भाग को अपन क्या कहेंगे, तट, जो अभी मैंने आपको बताया था। फिर बात करें द्वीप की, द्वीप क्या है, तो ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। इसमें देखो मेन क्या है, द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। तट की जो विशेषताओं की बात करें तो समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे तो स्थित है, लेकिन वो क्या है, स्थल भाग, यानी आप उसको कठोर भाग कहेंगे, कठोर भाग। और ये द्वीप है जो ऐसा स्थल भाग जिसके चारों तरफ जल से घिरा हुआ रहता है, तो ये बीच में क्या रहेंगे, द्वीप। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर सबसे बड़े अपन द्वीप की बात करें तो आपका है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है, माजुली द्वीप, जो असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, असम में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ ये स्थित है। तो माजुली द्वीप का संबंध कौन से स्टेट से है, आपका असम से है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में आप नोट्स बनाना मत भूलिएगा। एग्जाम आपका कोई सा भी हो जिसमें आपके टॉपिक में सिलेबस आपका ऐड है, तो इसे आप नोट्स जरूर बनाइए। इसी के बाद और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपन आगे भी बात करेंगे, दूसरे टॉपिक में भी इसका वर्णन किया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लावा द्वारा निर्मित जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का अर्थ है 1,00,000 द्वीपों का समूह है, लेकिन वैसे अपन बात करें तो ये 1,00,000 द्वीपों का समूह नहीं है। अंडमान निकोबार ये किससे निर्मित है, लावा से निर्मित है। जबकि अपन लक्षद्वीप की बात करें तो ये परवाल द्वारा निर्मित है। देखो इनमें फर्क क्या है कि अंडमान निकोबार किससे निर्मित है, लावा से, और परवाल द्वारा निर्मित है द्वीप है वो क्या है, आपका लक्षद्वीप। तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अंडमान और जो लक्षद्वीप है उसमें आप ध्यान रखेंगे क्या क्या है, प्रायद्वीप जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, यानी
पहले अपन क्या पढ़ा था, द्वीप पढ़ा था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, और प्रायद्वीप की बात करें तो ये ओनली 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको अपन क्या कहेंगे, द्वीप। तो ये आप इसमें भी आप जो महत्वपूर्ण जो इसका डिफरेंट है आप अंतर इसमें ध्यान रखिएगा, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे दक्षिण भारत की बात करें, अब दक्षिण भारत का जो ये एरिया है तो अपन इसको अपन क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भाग, क्योंकि ये 3 तरफ से हो गया, 1 2 3, तो ये आपको प्रायद्वीपीय भाग हो गया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पारितंत्र, जैविक व अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध पारितंत्र कहलाता है। देखो इस प्रकार की डेफिनेशन वैसे आती नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपका ये आ जाएगी पारितंत्र किसे कहते हैं, या फिर ऐसे आ जाएगी कि क्वेश्चन आपके बन जाए जैविक व अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध क्या कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है तंत्र, पारितंत्र, प्रायद्वीप, लक्षद्वीप, कुछ भी आपको लिखा हो सकता है, तो आपको आंसर क्या क्या करना है, पारितंत्र। तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होना। ये आपका 7वीं जो क्लास आरबीएससी की क्लास 7 की बुक है उसका पहला चैप्टर है। तो जैसे आपको मैंने आपको अभी भी बताया कि आपका कोई, जैसे मैं वर्तमान रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, और आपका कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आपके कुछ जैसे राजस्थान की जलवायु एवं वातावरण या उससे संबंधित कोई चैप्टर, या भारत की जलवायु या उससे संबंधित कोई चैप्टर, तो उसमें ये जैवमंडल एवं भूदृश्य का टॉपिक ऐड अपने आप ही हो जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें इसी से संबंधित अपन बात करेंगे चट्टानों की। देखो चट्टान जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहले अपन बात करें तो क्या है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को अपन क्या कहेंगे, परत रहित चट्टान, जीवाश्म रहित चट्टान, यानी जीवाश्म, जीवाश्म का क्या होता है, जीव का अंश, रहित यानी नहीं रहते, यानी जहाँ जीव का अंश निवास नहीं करते हैं जहाँ, तो वो कौन सी है, आग्नेय चट्टान। परत रहित यानी इसमें परत नहीं पाई जाती, तो परत रहित चट्टान को अपन क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान। तो ये आप आग्नेय चट्टान के 2 नाम मैंने आपको बता दिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आग्नेय चट्टान बनती कैसे है। चट्टान 3 प्रकार की बता दी मैंने, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब आग्नेय चट्टान के बारे तो बात करें अपन, तो ज्वालामुखी लावा की धरातल पर आकर ठंडा होने से जो निर्मित जो भाग है, या जो निर्मित अपन जो एरिया अपन बात करेंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी लावा के धरातल पर आकर जो लावा है उसके ठंडा हो जाने से जो भाग जो बनता है उसको अपन, वो किस में आएगा, आपको आग्नेय चट्टान। ये से अपन परत रहित और जीवाश्म रहित चट्टान भी कहते हैं, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके उदाहरणों की बात करें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो और बिटुमेंस कोयला, ये सब आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो इनमें आपकी क्वेश्चन, परत रहित चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान को। जीवाश्म रहित चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान को। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके उदाहरण भी ध्यान रखेंगे, और आग्नेय चट्टान के अलग अलग क्या क्या नाम हैं वो भी आप इसके में ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ में अलग वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह बराबर पढ़ाई कर सकें, और अपने जो इस कोरोना काल में घर बैठे पढ़ाई पर जो निरंतरता बनी रहे। अपन बात करते हैं दूसरी अवसाद चट्टानी की। पहली आपकी आग्नेय चट्टान हो गई, दूसरी अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानों के टूटने से जो, यानी जो मैंने देखो आग्नेय चट्टान में क्या बताया था आपको, कि लावा के धरातल पर आकर ठंडा होने से जो निर्मित भाग है उसको अपना आग्नेय चट्टान कहेंगे। और अवसादी चट्टान किसे कहेंगे, आग्नेय चट्टानों के टूटने से प्राप्त मलबे को, आग्नेय चट्टानों के टूटने से प्राप्त मलबे को अपन क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान। इसमें जो आग्नेय चट्टान में था ये आपकी परत रहित चट्टान है, जबकि अवसादी चट्टान क्या है, परतदार चट्टान। तो ये इसका महत्वपूर्ण जो आपको डिफरेंट ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टान जो परत रहित है, और अवसादी चट्टान आपकी क्या है, परतदार चट्टान है। अब इसमें अपन बात करें तो जल, पवन आदि द्वारा कहीं और निक्षेप कर दिया जाता है, यानी आग्नेय चट्टानों के टूटने से प्राप्त जो मलबा है वो क्या होता है कि जल और हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। उससे जो निर्मित चट्टान है उसे अपन क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के अपन उदाहरण की बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सलेट, लिग्नाइट, कोयला, ये सब किसके उदाहरण हैं, अवसादी चट्टान के। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया एक क्वेश्चन चट्टानों में से जरूर आता है, और इसमें मेन जो बात करें इसका एक उदाहरण देते हैं, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर या स्लेट,
किस चट्टान का उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना अवसादी चट्टान, जिसे अपन परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन रहा है कि परतदार चट्टान कैसे कहते हैं, अवसादी चट्टान को। तीसरी आपके चट्टान की बात करें तो आपकी है कायंत्रित चट्टान। कायंत्रित चट्टान अपन कैसे कहेंगे, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों का जो मूल स्वरूप में चेंजिंग आ जाता है, यानी बदलाव आ जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, कायंत्रित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इनके ताप एवं दाब के कारण इन चट्टानों में क्या है कि इनके मूल स्वरूप में बदलाव आ जाता है उसे, और वह कायंत्रित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। कायंत्रित चट्टान के अपन उदाहरणों की बात करें तो ग्रेफाइट है, स्लेट है, क्वार्टजाइट है, इसी के हिसाब से नीस, साइनाइट, सर्पेंटाइन, सिस्ट, एंथ्रासाइट, कोयला, ये सब क्या है, कायंत्रित चट्टान के उदाहरण है। तो बहुत से बार पूछा गया है कि ग्रेफाइट है या स्लेट है या क्वार्ट्जराइट है, ये किसके उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है कायंत्रित चट्टान के। और आगे अपन लास्ट इसमें बात करें तो आपका है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि अधिक जैव ईंधनों के उपयोग से, हम ईंधनों का उपयोग करते हैं तो अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग से क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और इससे क्या है कि तापमान भी बढ़ जाता है, तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, तो उससे अपन क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। यानी अपन जो जैविक ईंधन जैसे पेड़ पौधे काट देते हैं, ये ईंधन अपन जैसे जलाते हैं उनको उपयोग करते हैं, तो वायुमंडल में क्या होगा, जो इनमें जो धुआं है उससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से इसके तापमान में भी बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो यह आपका जो प्रथम चैप्टर क्लास 7 का जैव मंडल एवं भूदल से था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका राजस्थान का भूगोल, आपके रीट सिलेबस की बात करूँ, राजस्थान का भूगोल या जलवायु या भारत का भूगोल एवं जलवायु, तो इसमें आपका एक टॉपिक ये आपका ऐड है, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक एवं वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो वीडियो का जो नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।